बातें हैं आपको आज के अपने एक्सपर्ट से ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल हमारे साथ है। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो में योर मनी। नमस्कार मनोज जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया। तो पंकज जी, शुरुआत करते हैं। सुमन कुमार हमारे साथ हैं जबलपुर से इनकी क्वेरी के साथ। सुमन जी, पूछें अपने सवाल। हेलो। सुमन जी, अपने सवाल पूछे। चलिए, तो उनकी लाइन में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन आपको बता दें 47 साल के सुमन जी है। 32,000 की मंथली इनकी एसआईपी है। अभी पोर्टफोलियो वैल्यू 10 लाख का है। 15 साल में रिटायरमेंट को लेकर 3 करोड़ का टारगेट लेकर चल रहे हैं। जबलपुर से हैं। एचडीएफसी निफ्टी 50 और एचडीएफसी निफ्टी 50 पराग के फ्लेक्सी और पराग पारिक के फ्लेक्सी और एचडीएफसी फ्लेक्सी, इन तमाम फंड्स में इनका निवेश है। आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे। और इनकी जो क्वेरी है वो हम समझते हैं, ये 5,000 रुपया और बढ़ाना चाहते हैं एसआईपी, और ये पूछ रहे हैं कि क्या बंधन स्मॉल कैप में निवेश करूं क्योंकि स्मॉल कैप एलोकेशन कम है। पंकज जी, देखिए, दो सवाल हैं। पहले तो जो टारगेट है कि इन्हें 3 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है। अगेन, जो ये निवेश कर रहे हैं अभी फिलहाल 32,000 रुपये महीना, और साथ में 5,000 रुपया बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं, तो टोटल 37,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी हो जाएगी। और 10 लाख रुपए इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी है। तो यदि हम 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर चलते हैं, तो 15 साल में करीब 2,31,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकता है। और टारगेट लेके चल रहे हैं 3 करोड़ का। तो यदि 6% से ये स्टेप अप करें, यानी कि एसआईपी के अमाउंट को हर साल 6% से बढ़ाते रहें, तो ये 3 करोड़ रुपया इकट्ठा कर पाएंगे। थोड़ा इनको बढ़ाना चाहिए, स्टेप अप करना चाहिए। समय के साथ इनकम भी बढ़ेगी, तो उस हिसाब से निवेश की राशि भी बढ़ती रहनी चाहिए। तो ये तो है गोल को अचीव करने का तरीका। स्कीम का जहां तक सवाल है, देखिए इनके पास में जो फंड्स है वो अच्छे हैं, और स्मॉल कैप में इनके पास में ऑलरेडी फंड है। तो मेरे हिसाब से बंधन स्मॉल कैप फंड अगर ऐड करने की बात करें तो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़े बदलाव में सजेस्ट करूंगा, क्योंकि लार्ज कैप की बात की जाए तो लार्ज कैप में इनका जो एलोकेशन है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए काफी है। तो जो ये बात भी पूछ रहे हैं इस तरह की कि एचडीएफसी निफ्टी 50 फंड जो है, क्या उससे इन्हें स्विच करना चाहिए, तो मेरी राय ये होगी कि एचडीएफसी निफ्टी 50 फंड से ये स्विच करें एचडीएफसी मल्टी असेट फंड में। तो एक डिफरेंट कैटेगरी का फंड इन्हें मिल जाएगा, कोई बदलाव की जरूरत होगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड इनके पोर्टफोलियो में है, उसमें बने रहें, उसमें जरूरत नहीं है। और जो मैंने अभी कहा कि नया स्मॉल कैप फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो 5,000 रुपये भी ऐड कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग जो फंड्स मैंने बताए यहाँ पर जो ऑलरेडी हैं, और एक फंड में बदलाव की मैंने राय दी है कि एचडीएफसी निफ्टी 50 से इन्हें मल्टी एसेट में स्विच करना है। तो इन्हीं फंड्स में यदि ये टॉप अप कर लेंगे, तो राशि उसे बढ़ाएंगे, तो ये बेहतर होगा किसी भी नए फंड को ऐड करने के बजाय। जी, तो आशा है जवाब मिल गया होगा सुमन जी को। और इसके साथ हम बढ़ते हैं। हमारी दूसरी कॉलर है उषा जी, वाराणसी से, 36 साल की है। उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज़ पर पूछिए अपना सवाल। जी हाँ, एक्चुअली मेरी एसआईपी जो चल रही है उसमें मेरा पोर्टफोलियो जो है आप रिव्यू करके बताइए उसमें क्या चेंजेस करने हैं। और अभी पिछले ही मंथ से स्टार्ट की हूँ मैं, और जो गोल मेरे हैं वो मैं अचीव कर पाऊंगी या नहीं। ठीक है। और पंकज लमसम के लिए कुछ अमाउंट जैसे 1 लाख रुपीस मेरे पास समय है जो मेरे एफडी से आए हैं, उसे मुझे लमसम करना है, तो वो किस में करें? इन्हीं सब में करें या फिर कोई पर्टिकुलर अलग से कोई एसआईपी रहे? ठीक है। और उषा जी के लक्ष्य देखिए आपकी स्क्रीन पे है। बहुत ही सुंदर लक्ष्य इन्होंने बनाया है। 11 साल में बच्चे के लिए 25 लाख, फिर 13 साल में 25 लाख, 15 साल में चाहिए, और फिर रिटायरमेंट के लिए अपना प्लान इन्होंने किया। पंकज जी, इनकी प्लानिंग बहुत खूबसूरत लगती है। बताइए जो सवाल इन्होंने पूछे हैं उनके क्या जवाब हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि बहुत सारे गोल हैं, अलग अलग समय पर आपको अलग पैसे चाहिए, तो फिलहाल जो 21,000 पर मंथ की एसआईपी आप कर रही हैं, यदि अगेन हम 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर चलें, तो अगले 11 साल में करीब 55 लाख रुपए आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं।
और आपने कहा है कि 25 लाख की जरूरत है, तो 25 लाख आप विड्रॉ करेंगी और बाकी का जो पैसा है वो इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और एसआईपी भी अभी कंटिन्यू रहे। तो अगेन अब से 13 साल के बाद में जो अगेन दूसरा गोल आप बात कर रही हैं, उस वक्त पर आपके पास में 43 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। फिर अगेन आपने कहा कि 25 लाख विड्रॉ करने हैं आपसे 13 इयर्स में, तो वो गोल भी पूरा हो जाएगा आपका। लेकिन उसके बाद में, क्योंकि अब से 15 साल के बाद अगेन आपने कहा कि आपको फिर से लगेंगे 25 लाख रुपए। उस वक्त आपके पास, क्योंकि क्या हो रहा है, अब से 11 साल की बात करें तो अपने पास 11 साल है, बट 13 की बात करें तो 11 के बाद 2 ही साल बचेंगे। उसके बाद में 13 के बाद 15 साल में चाहिए तो 2 ही साल बचेंगे। तो तीसरा गोल है, उस वक्त पर आपके पास लगभग होंगे 28 लाख रुपए और फिर आप 25 लाख विड्रॉ करेंगी तो बचेंगे 2 लाख। तो फिर जो आपने कहा कि अब से 30 साल के बाद में रिटायरमेंट के लिए आपको जरूरत है पैसे की, उसके लिए पैसा आपके पास पर्याप्त नहीं होगा। और दूसरी बात एक और बताता हूं, आपने टारगेट लिया 1 करोड़ रुपए का अब से 30 साल के 25 साल के बाद में, लेकिन अगर मैं कैलकुलेट करूं 6% की महंगाई दर मानकर चले, अब से 25 साल के बाद आज जो 1 करोड़ रुपया है उसकी वैल्यू आज के 23 लाख के आसपास होगी। तो पहली बात तो यह है कि आपको 1 करोड़ नहीं बल्कि 3 करोड़ का लक्ष्य लेके चलना चाहिए कम से कम। यदि आप आज की बात कर रहे हैं 1 करोड़, तो उस वक्त पर 3 करोड़ या उससे ज्यादा की वैल्यू होनी चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए रिटायरमेंट के लिए। तो एक तो यह है कि जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उससे भी पूरा होता हुआ मुश्किल लग रहा है। दूसरी बात यह है कि वो लक्ष्य भी बड़ा होना चाहिए, तो आपको अमाउंट बढ़ाना होगा। आपने अभी क्वेश्चन में अच्छी बात कही कि कुछ लमसम में पैसा है, जो अभी का पैसा आया है उसे आपको निवेश करना है। तो देखिए, आपके पोर्टफोलियो में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, एचडीएफसी मल्टी कैप फंड है आपके पास में, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है। इन सभी फंड्स में आप आप लमसम जो पैसा है उसे इन्वेस्ट कर सकती हैं। और उसके अलावा थोड़ा पैसा मैं कहूंगा कि मल्टी असेट एलोकेशन फंड भी आपके पास होना चाहिए। लमसम पैसा आप एफडी से निकाल कर इन्वेस्ट कर रही हैं, तो एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जरूर ऐड कीजिए, मतलब ऐसा फंड जिसका निवेश इक्विटी के अलावा डेट और गोल्ड इत्यादि में भी होगा। और इसके लिए आप फंड का नाम एक ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल पहले था नहीं कि आप लमसम भी करना चाह रही हैं, तो शायद स्क्रीन पे ना हो, मैं आपको बता दूं। इसके लिए व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इस फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। और जैसा मैंने कहा कि बाकी जो एग्जिस्टिंग फंड्स मैंने बताए उनमें आप अमाउंट को डिवाइड करके आगे बढ़ सकती हैं। अमाउंट भी बढ़ाना है आपको और साथ में समय के साथ एसआईपी के अमाउंट को भी बढ़ाते रहिए। ये एक अकल राय है ताकि आप गोल को अचीव कर सकें। ठीक है, तो ये रहा उषा जी के लिए जवाब। लेकिन पंकज जी ये बताइए, जो इस तरीके से जब गोल प्लानिंग लोग करते हैं, गोल सेट करते हैं, क्या उसमें अलग अलग पोर्टफोलियो रखना ज़्यादा अच्छा होता है या एक ही पोर्टफोलियो से उसको मैनेज करना बेहतर होता है? आपकी क्या सलाह है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हर गोल के अलग फंड रखने हैं आपको, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके 4 गोल हैं और सबके लिए आप 4-4 स्कीम रखेंगे अलग अलग, तो 16 स्कीम हो जाएंगी। तो इसके लिए आप एक ही स्कीम से कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने भी कैलकुलेट किया इनके लिए कि यदि आप आज से 11 साल के बाद कितना पैसा बन रहा है, आप विड्रॉ करेंगे तो कितना बचेगा और फिर अगले गोल के लिए आगे चलता रहेगा कितना होगा। तो यदि सब गोल आपके लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो आपको जरूरत नहीं है। बट ऐसा हो सकता है कि एक गोल आपका ऐसा है जहां पर आपको 3 साल के बाद जरूरत पड़ने वाली है और दूसरा गोल ऐसा है जहां पर 10 साल के बाद जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर क्योंकि समय की अवधि में बहुत डिफरेंस है, तो जब 3 साल की बात होगी तो उसके लिए फंड्स की चॉइस बिल्कुल अलग होगी और 10 साल के बाद अलग होगी। तो यहाँ पर तो आपको शायद अलग तरह के फंड रखने होंगे। बट यदि गोल ऐसे हैं कि 11 साल, 13 साल, 15 साल, 25 साल जैसे यहाँ पर था, उस केस में फिर आपको बहुत ज्यादा फंड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेजर एलोकेशन आपका इक्विटी में होगा, थोड़ा आपका हाइब्रिड में मैंने यहाँ पे सजेशन दिया है। तो इस तरह की फंड्स में निवेश करके आगे बढ़ सकते हैं और समय समय पर पोर्टफोलियो को रिव्यू करना, जरूरत पड़ने पर बदलाव करना। सिर्फ जरूरत पड़ने पर, ऐसा नहीं कि हमेशा आप चेंजेस करते रहें, एक फंड सही नहीं चल रहा है चेंज किया, फिर वो चलने लगा और दूसरा आपने नया ले लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि फंड सुटेबल नहीं है या बहुत लंबे समय तक इनकंसिस्टेंसी है, तो उस केस में आप उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर आपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी, तो पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते वक्त ये भी ध्यान रखिए कि आप जब ये मनी विड्रॉ करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। चल बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। कल्पेश जी है नासिक से।
32 साल की उम्र है इनकी। कल्पेश जी, पूछें अपना सवाल। हाँ, हेलो सर, थैंक यू, आपने मेरा सवाल लिया। तो मेरा सवाल है कि मैंने आपको मेरा पोर्टफोलियो भेजा है। मुझे ये पूछना था कि मेरा डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है क्या, और मैं जो मैंने टारगेट सेट किया है वो मैं अचीव कर पाऊंगा क्या मेरे एसआईपी में? जी जी, तो सवाल वही है पंकज जी जो सबका होता है, पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, टारगेट जो है उसको ध्यान में रखते हुए जो अभी मौजूदा निवेश है क्या उसमें फेरबदल करने की जरूरत है, एडिशन सब्सट्रैक्शन की जरूरत है? देखिए, मंथली एसआईपी है 10,000 रुपीज की, साथ में ये कह रहे हैं कल्पेश जी की 10% से स्टेप अप भी करेंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो इनका निवेश की अवधि है वो भी लंबी है 20 साल की, तो डेफिनेटली यहाँ पर इक्विटी में ज्यादा एलोकेशन होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम उम्मीद करते हैं इक्विटी से रिटर्न्स बेहतर मिल सकते हैं। और अभी ऑलरेडी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 1,90,000 की इन्होंने बताई है। अब बात आती है गोल की, जो मैंने पहले सवाल के जवाब में भी कहा था। जब बात ये हो रही है कि 20 साल के बाद एक राशि इकट्ठा करनी है, मनोज जी आप देखेंगे ये बोल रहे हैं कि 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है 20 साल के बाद। अगेन, अगर 6% की भी महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन मानकर चले तो 20 साल के बाद में ये जो 1.5 करोड़ कह रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगी। तो इसके लिए पहली बात तो ये है कि हमेशा आपको जब लंबी अवधि की बात करें तो आप अगर 20 साल की बात करें तो जो आज आप लेकर चल रहे हैं उसका कम से कम 3 से 4 गुना ज्यादा आपको टारगेट करना चाहिए। अब जो ये निवेश कर रहे हैं, जो मैंने कहा 10,000 रुपीज पर मंथ एसआईपी, 1,90,000 का पोर्टफोलियो वैल्यू, 10% से स्टेप अप, ये मानकर चले तो 20 साल में करीब 2 करोड़ 5 लाख रुपए ये इकट्ठा कर सकते हैं। तो टारगेट जो 1.5 करोड़ बोल रहे हैं उससे ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि महंगाई की वजह से इसकी वैल्यू काफी कम हो जाएगी। करीब करीब मैं कहूँ 6% की महंगाई दर के हिसाब से 20 साल के बाद आज के 1.5 करोड़ रुपए 47 लाख के आसपास उसकी वैल्यू होगी। तो इसके लिए आपको स्टेप अप भी करना है, समय समय पर निवेश की राशि और बढ़ानी है, ये बहुत जरूरी है। पोर्टफोलियो अच्छा है, वेल डाइवर्सिफाइड है, सभी तरह के फंड्स हैं। फिलहाल किसी चेंज की कोई जरूरत नहीं है। आप समय समय पर रिव्यू कीजिए, 6 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद अगर जरूरत लगेगी उस वक्त सोच सकते हैं। इस वक्त ये अच्छा पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है, खाली बस राशि आपको समय पर और बढ़ानी चाहिए। 10% कहा है आपने, और जितना अधिक हो सके टॉप अप करते रहिए। जी, तो टॉप अप करते रहिए और लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए और साथ में इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखिए। और हमारे साथ अगले कॉलर है सुभाष गुप्ता, जयपुर से, उम्र 63 साल की है। सुभाष जी, पूछिए अपना सवाल। मैंने मेरा पोर्टफोलियो भेजा है जी। मेरी पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए है और मैं 5,000 रुपए पर हर एक में पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे पास 10-11 फंड्स हैं, मैंने लिस्ट आपको भेजी हुई है। तो मेरे को ये जानना है कि ये पोर्टफोलियो ठीक है कि नहीं है और वेल्थ क्रिएशन कैसा होगा। ठीक है पंकज जी, इस पोर्टफोलियो में आप देखें, इस पोर्टफोलियो में क्या किस तरीके का वेल्थ क्रिएशन दिख रहा है और आपकी क्या सलाह होगी सुभाष जी के लिए? जी, आपकी एज अगर मुझे जो जानकारी है 63 इयर्स की है, तो थोड़ा सा जब हम निवेश करते हैं तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किस एज में हम निवेश कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अर्निंग एज में होते हैं तो पता है कि थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा तो रिकवरी हो जाएगी। लेकिन जब आप उस उम्र के पड़ाव में पहुंच चुके होते हैं जहां पर बहुत अधिक साल नहीं होते हैं कमाने के लिए, तो थोड़ा सा उस बात को भी ध्यान रखते हुए पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अभी यहाँ पर क्या है, देखिए 2 चीजें होती हैं कि स्कीम कैसी है, यानी कि उसका पोर्टफोलियो कैसा है, कैसी उम्मीद की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि वो फंड्स आपके लिए सूटेबल हैं या नहीं है, आपके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। तो मैं थोड़े से बदलाव जरूर सजेस्ट करूंगा। अभी आप देखिए 50,000 की एसआईपी कर रहे हैं, और अगर आपने कहा कि 5 से 10 साल, बट 5 साल में अलग बात होगी, 10 साल में अलग बात होगी। फंड की चॉइस जो है वो भी 5 साल के अकॉर्डिंग अलग होगी और 10 इयर्स के हिसाब से अलग होगी। तो फिलहाल मानकर चल रहा हूं सुभाष जी कि आप 10 साल निवेश करेंगे तो अगर हम अगेन 50,000 एसआईपी की बात करें तो 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ पर आप करीब 1 करोड़ 12 लाख रुपया इकट्ठा कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद हम रख सकते हैं। आप जानते हैं गारंटीड नहीं है रिटर्न्स, लेकिन फिर भी यदि हम 12% रिटर्न एज्यूम कर रहे हैं तो इतना बन सकता है, ये मैथमेटिक्स है। अब आते हैं फंड्स पर, जहां पर मैं बदलाव की आपको राय दूंगा। देखिए, क्वांट वैल्यू फंड, एसबीआई कंजम्पशन फंड और डीएसपी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म,
इन फंड्स में आप एसआईपी रोक दीजिए। और उसकी वजह ये है कि ये 2 फंड तो इसमें से थीमेटिक फंड है और एक क्वांट का वैल्यू फंड है, उसमें भी मैं बहुत कन्विंस नहीं हूं। तो इन फंड्स में मैं आपको एसआईपी रोकने की सलाह दूंगा और उसकी जगह पर आपके पास जो एचडीएफसी लार्ज कैप फंड है और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, ये वेल डाइवर्सिफाइड फंड है, इनमें आप इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को बढ़ा लीजिए। तो आपको नए फंड ऐड करने की बजाय 3 फंड्स में एसआईपी बंद कीजिए, इनमें आप एसआईपी ऐड कीजिए। ये है 10 साल का नजरिया देखते हुए। अगर 5 साल में आपको करना है, अगर क्योंकि हमने 5 से 10 कहा, तो यदि 5 साल में करना है तो फिर उस केस में आपको और थोड़ा बदलाव करना होगा। आपके पोर्टफोलियो में हाइब्रिड फंड्स ज्यादा होने चाहिए, उसमें फिर इक्विटी एलोकेशन कम करना होगा। तो यदि 5 साल करना चाह रहे हैं तो उस केस में थोड़े मल्टी एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज फंड उन्हें शामिल कीजिए। 10 साल के हिसाब से जो मैंने पहले कहा उसको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्वेरीज अभी और भी हैं योर मनी में। ब्रेक के बाद और भी क्वेरीज लेंगे, बने रहिए हमारे साथ।